हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइडल थ्योरी ऑफ अर्थ्स ओरिजिन गिवन बाय जीन एंड जेफरी, जिसे कि हिंदी में जीन्स तथा जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना कहा जाता है। अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ओरिजिन को लेके बहुत सी थ्योरीज दी गई, जैसे कि गैसेस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांत के द्वारा 1755 में दिया गया, नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैप्लेस इन 1796, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बाय Chamberlain and Moulton 1905, tidal hypothesis by Jeans and Jeffreys in 1919, binary star hypothesis by Russell in 1936, supernova hypothesis by Hawley 1946, and Big Bang theory by George Lemaitre in 1920, and along with these all, many more theories were propounded. अगर बात करें टाइडल थ्योरी और हाइपोथेसिस अर्थात ज्वारीय परिकल्पना की, तो ये अर्थ के ओरिजिन या फिर सोलर सिस्टम के ओरिजिन से संबंधित एक मॉडर्न थ्योरी है, जो कि सर जेम्स जीन्स के द्वारा ईयर 1919 में दी गई और 1929 में इसे हैरोल्ड जेफरीज के द्वारा मॉडिफाई किया गया। सर जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरीज दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इस थ्योरी पे काम किया, इसलिए इस थ्योरी को टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज अर्थात जीन्स एंड जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स के द्वारा दिए गए निम्नलिखित तथ्यों या धारणाओं पर आधारित है, और इनमें पहला तथ्य है सौर मंडल की उत्पत्ति सूर्य तथा अन्य तारे से हुई है। दूसरा तथ्य, शुरू में सूर्य बहुत ही ज्वलनशील गैसों का विशालकाय पुंज था। तीसरा तथ्य, सूर्य के अतिरिक्त एक अन्य तारा इस ब्रह्मांड में था। और चौथा तथ्य, इस अन्य तारे का आकार हमारे सूर्य के आकार से बहुत बड़ा था। पांचवा तथ्य, हमारा सूर्य स्थिर था और अपने अक्ष पर भी घूम रहा था। छठा तथ्य, यह अन्य तारा अपने मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ सूर्य के नज़दीक आता जा रहा था। और सातवां तथ्य, जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक आता गया, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारे सूर्य की सतह से ज्वारीय पदार्थ का निष्कर्षण हुआ। तो जेम्स जीन्स के अनुसार यह अन्य तारा, जो कि हमारे सूर्य से बहुत बड़ा था और बड़ा होने के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत अधिक थी, और जैसे जैसे ये तारा हमारे सूर्य के नज़दीक आता गया, हमारे सूर्य की सतह से इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक ज्वारीय पदार्थ का निष्कर्षण हुआ, जिसे कि फिलामेंट कहा गया। और ये ज्वारीय पदार्थ एक लंबे सिगार के रूप में हमारे सूर्य से अलग हुआ, जिससे कि हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। यहाँ पर धरती की उत्पत्ति की ज्वारीय परिकल्पना को एक डायग्राम की सहायता से दिखाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सन अर्थात हमारा सूर्य और इंट्रूडिंग स्टार वो अन्य तारा। जब ये अन्य तारा पॉइंट ए पर था तो यह हमारे सूर्य से दूर था, और पॉइंट बी पर आने के बाद यह हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक रहा, और पॉइंट सी पर ये आप देख सकते हैं कि फिर से हमारे सूर्य से दूर जाता गया। और डार्क एरो से इस अन्य तारे के मार्ग को दिखाया गया है। यह अन्य तारा, जो कि हमारे सूर्य से बहुत बड़ा था, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत अधिक था। जब यह तारा पोजीशन ए पर था तो सूर्य और इसके बीच की दूरी बहुत अधिक थी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसलिए इसके गुरुत्वाकर्षण बल का उतना प्रभाव हमारे सूर्य की सतह पर नहीं पड़ा। और जब यह तारा पोजीशन बी पर आया तो आप देख सकते हैं सूर्य और इसके बीच की जो दूरी है वो कम हो गई, और दूरी कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक हुआ और हमारे सूर्य की सतह से ज्वार के रूप में पदार्थ का निष्कर्षण हुआ। और इस ज्वार के आकार के कारण ही इसे ज्वारीय परिकल्पना का नाम दिया गया। इसके बाद जब ये अन्य तारा सी पोजीशन पर आया तो आप देख सकते हैं फिर से सूर्य और इसके बीच की दूरी बढ़ती गई, और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ यह तारा सूर्य से बहुत दूर निकल गया, जिसके कारण इसकी आकर्षण शक्ति भी कम हो गई। फलस्वरूप सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ ना तो इस अन्य तारे के साथ जा सका और ना ही यह वापस सूर्य में मिल सका। सूर्य की सतह से सिगार के रूप में निकला हुआ यह ज्वारीय पदार्थ, जिसे कि फिलामेंट नाम दिया गया, बीच से मोटा और दोनों किनारों की ओर से पतला था, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर
घूमने लगा। इस सिगार के अंदर का पदार्थ जब तीव्रता से ठंडा हुआ तो उसने इन ग्रहों का रूप ले लिया, और इसी प्रकार जब ग्रहों के पदार्थ पर सूर्य के आकर्षण का प्रभाव पड़ा तो इन ग्रहों से भी ज्वार उत्पन्न हुए, और इन ग्रहों से उत्पन्न हुए ज्वार से हमारे उपग्रहों का निर्माण हुआ। जेफरेज के द्वारा ज्वारीय परिकल्पना में 1929 में मॉडिफिकेशन किया गया, और इनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 तारे थे। एक हमारा सूर्य, दूसरा सहायक तारा और तीसरा अन्य तारा, जो कि सहायक तारे की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण सहायक तारे व अन्य तारे के बीच टकराव हुआ। इस टकराव के कारण सहायक तारा बिल्कुल टूट गया और इसके टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैल गए, और कुछ बचा हुआ पदार्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, जिनसे कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस, अर्थात ज्वारीय परिकल्पना के गुणों की, जिनकी वजह से इस परिकल्पना को काफ़ी मान्यता मिली। फर्स्ट वन इज सिगार शेप्ड ऑर्डरिंग ऑफ प्लैनेट्स, अर्थात हमारे ग्रहों का सिगार के आकार में व्यवस्थित होना, जिसमें कि आप देख सकते हैं सूर्य के नज़दीक और सूर्य के सबसे दूर के ग्रह छोटे हैं, और बीच के ग्रह जैसे कि बृहस्पति व शनि, इनका आकार बड़ा है, जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे ग्रहों का निर्माण सिगार के आकार में निकले ज्वारीय पदार्थों से हुआ है। सेकंड इज ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट्स, अर्थात उपग्रहों की व्यवस्था, क्योंकि सिगार के आकार में है, क्योंकि इन उपग्रहों का निर्माण भी इन ग्रहों से उत्पन्न ज्वारीय पदार्थों से हुआ है, और ज्वारीय पदार्थों से उत्पन्न होने के कारण इनका जो आकार है वो भी ज्वार के रूप में है या फिर सिगार के रूप में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी ग्रह के सबसे नज़दीक और सबसे दूर के उपग्रह, उनका आकार छोटा है, और इन नज़दीक व सबसे दूर के उपग्रहों के बीच जो उपग्रह पाए जाते हैं उनका आकार बड़ा है, जो कि इस ज्वारीय परिकल्पना को और अधिक मान्यता देते हैं। नेक्स्ट इज नंबर एंड साइज ऑफ सैटेलाइट्स, अर्थात उपग्रहों की संख्या व आकार। हमारे सौर मंडल में जो ग्रह जितना बड़ा है उसके उपग्रहों की संख्या उतनी ही अधिक है, और जिस ग्रह के उपग्रहों की संख्या जितनी ज़्यादा है उसमें उपग्रहों का आकार छोटा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटे ग्रह के पास कम उपग्रह हैं लेकिन उनका आकार बड़ा है, और बड़े ग्रहों के पास ज़्यादा उपग्रह हैं लेकिन उनका आकार छोटा है, जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि बड़े ग्रहों को ठंडा होने में ज़्यादा समय लगा, जिसके कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सिगार के आकार में ज्वारीय पदार्थ अधिक मात्रा में निष्कर्षित हुआ, और हमारे छोटे ग्रह जो कि जल्दी ठंडे हुए, इसलिए उनसे ज्वारीय पदार्थ की मात्रा कम निकली और कम उपग्रहों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स, अर्थात ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, जो कि इस ज्वारीय परिकल्पना को और मान्यता देता है, क्योंकि सूर्य की सतह से निकलने वाला ज्वारीय पदार्थ एक गतिशील पदार्थ था जो कि सूर्य के चारों ओर घूमता था, और इसी प्रकार हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जो कि इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे प्लैनेट्स का निर्माण उस ज्वारीय पदार्थ से हुआ है। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी ऑफ कंपोजिशनल मटेरियल, अर्थात हमारे ग्रहों का निर्माण करने वाले पदार्थ में पाई जाने वाली समानता, जो कि इस बात को सिद्ध करते हैं कि सभी ग्रह एक जैसे तत्वों से बने हैं, क्योंकि ग्रहों का निर्माण उस ज्वारीय पदार्थ से हुआ है जो कभी सूर्य का अंग था। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस, अर्थात ज्वारीय परिकल्पना के दोष। बी लावेन के अनुसार ब्रह्मांड में दो तारों का एक दूसरे के इतना नज़दीक आना या फिर एक दूसरे से टकराना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि इस ज्वारीय सिद्धांत में बताया गया है। इसके अलावा इस सिद्धांत में जो अन्य तारा था उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। सौर मंडल के ग्रहों के बीच इतनी अधिक दूरियां हैं कि जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना उसे प्रमाणित करने में असफल सिद्ध होती है। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य और हमारे ग्रह के बीच की दूरी इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक में हमारे ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। अगला दोष यह है कि यदि हम मान लें कि
कि हमारे उपग्रहों का जो निर्माण है वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हुआ है, तो फिर जो हमारे शुरू के मरकरी और विनस अर्थात बुध व शुक्र जो सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह हैं, उनमें उपग्रहों का निर्माण क्यों नहीं हुआ। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से बड़ा होना चाहिए था, जो कि इस सिगार रूपी सौरमंडल में ठीक नहीं बैठता, क्योंकि हमारा जो मंगल ग्रह है वह हमारी पृथ्वी की अपेक्षा छोटा है। इसके अलावा जेम्स जीन्स एंड जेफरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमारे सूर्य की सतह से निकलने वाला ज्वारीय पदार्थ किस प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हुआ और उसने ग्रहों का निर्माण किया।